नमस्कार जोहार, मैं हूं जुगेश और चलिए जानते हैं झारखंड के 25 बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। लेकिन दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत रांची जिले में मार्च माह की राशि जारी कर दी गई। 3,89,296 महिलाओं को 2,500 रुपए प्रति लाभुक के हिसाब से पैसा सीधे खातों में भेजा गया। कुल 97,32,40,000 रुपए डीबीटी के जरिए ट्रांसफर किए गए। जिला प्रशासन ने बताया कि सभी प्रखंडों और शहरी क्षेत्रों में भुगतान पूरी पारदर्शिता के साथ सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। कांके में सबसे अधिक 31,548 महिलाओं को लाभ मिला। इसके अलावा सदर शहरी क्षेत्र में 24,780 और मांडर में 23,079 लाभुकों को योजना का फायदा मिला। सिल्ली में 21,120, बेडो में 20,571 और चान्हो में 19,699 महिलाओं को राशि दी गई, जो इस योजना के प्रमुख लाभुक क्षेत्रों में शामिल हैं। अन्य क्षेत्रों में भी बड़ी संख्या में लाभुकों को राशि मिली। अनगढ़ा, अरगोड़ा, बुढ़मू, नगड़ी, नामकुम और मांझी, राहे, रातू, सोनाहातू और तमाड़ सहित सभी प्रखंडों में योजना का लाभ पहुंचाया गया। झारखंड में 6 से 9 अप्रैल तक मौसम का मिजाज बदला रहेगा। राज्य के मध्य, दक्षिणी और उत्तर पूर्वी इलाकों में आंशिक बादल छाए रहेंगे। कई जगहों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। राजधानी रांची और आसपास के क्षेत्रों में भी बादल छाए रहने के साथ बीच बीच में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने खासकर वज्रपात के दौरान लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। 6 अप्रैल को मध्य और उत्तर पूर्वी हिस्सों में कहीं कहीं ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है। 6 अप्रैल को मध्य और उत्तर पूर्वी हिस्सों में कहीं कहीं ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है। वहीं 7 और 8 अप्रैल को दक्षिण पूर्वी और मध्य झारखंड में भी ओले गिरने की संभावना है। इस दौरान हवा की रफ्तार 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। तेज हवाओं और बारिश से जनजीवन प्रभावित होने की आशंका है। पेड़ गिरने और बिजली बाधित होने जैसी स्थिति बन सकती है। लोगों को सलाह दी गई है कि खराब मौसम के दौरान अनावश्यक बाहर निकलने से बचें और सुरक्षित स्थानों पर जाएं। तेजस्वी यादव ने रांची के कार्निवल बैंक्वेट हॉल में आयोजित कार्यक्रम में सांप्रदायिक ताकतों को देश और राज्य के लिए सबसे बड़ी चुनौती बताया। उन्होंने कहा कि झारखंड में भाजपा को रोकने के लिए राष्ट्रीय जनता दल, झारखंड मुक्ति मोर्चा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मिलकर अहम भूमिका निभाएंगे। उन्होंने गठबंधन राजनीति में समझौते की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि मजबूत संगठन से ही पार्टी की स्थिति मजबूत होती है। कार्यकर्ताओं से रोज कम से कम 1 घंटा पार्टी के लिए देने की अपील भी की। बिहार विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए उन्होंने दावा किया कि पार्टी जनता के वोट से नहीं बल्कि मशीन और धनबल के कारण हारी। उन्होंने बताया कि 2025 चुनाव में राजद को 1,90,00,000 वोट मिले, जो पिछले चुनाव से ज्यादा हैं। बैठक में नेताओं ने संगठन को बूथ स्तर से मजबूत करने और आगामी परिसीमन को ध्यान में रखते हुए रणनीति बनाने पर चर्चा की। साथ ही महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षण की संभावना को देखते हुए महिला कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने पर जोर दिया गया। झारखंड हाईकोर्ट ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बुजुर्गों की आयु सीमा 70 से घटाकर 60 वर्ष करने की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने साफ कहा कि 70 वर्ष से अधिक आयु वालों को प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक स्वास्थ्य कवर देने का फैसला सरकार की नीति का हिस्सा है, इसलिए इसमें न्यायिक हस्तक्षेप उचित नहीं है। चीफ जस्टिस MS सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने यह भी कहा कि याचिका में योजना के क्रियान्वयन में किसी तरह के भेदभाव का आरोप नहीं लगाया गया है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि 60 से 70 वर्ष के बुजुर्ग इस योजना से वंचित हो रहे हैं और उन्हें भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। उल्लेखनीय है कि सितंबर 2024 में शुरू इस प्रावधान के तहत 70 वर्ष से अधिक आयु के करीब 6 करोड़ बुजुर्गों को लाभ मिल रहा है। इस योजना के तहत 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को आय सीमा के बिना हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता है, जो सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में आयुष्मान वय वंदना कार्ड के जरिए उपलब्ध कराया जा रहा है। रामगढ़ जिले के हैसला स्थित झारखंड इस्पात प्लांट में सोमवार तड़के बड़ा हादसा हुआ, जब फर्नेस फटने से तेज धमाका हुआ। इस विस्फोट से पूरे प्लांट परिसर में हड़कंप मच गया और कामकाज कुछ समय के लिए पूरी तरह ठप हो गया। धमाके की चपेट में आकर वहां काम कर रहे 9 मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विस्फोट इतना तेज था कि आसपास के इलाकों में भी दहशत फैल गई और अफरा तफरी का माहौल बन गया। हादसे के बाद सभी घायलों को रांची रोड स्थित द हॉप हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहाँ प्राथमिक उपचार किया गया। डॉक्टरों के मुताबिक 7 मजदूर 80 से 90% तक झुलस चुके हैं, जिससे उनकी हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। स्थिति गंभीर होने के कारण सभी घायलों को बेहतर इलाज के लिए रांची के देवकमल अस्पताल रेफर कर दिया गया है। घायलों में अखिला राय, ब्रिजलाल बेदिया, राजबालन यादव, महेश महतो, अशोक बेदिया, राजू झा, पंडित जी, छोटू साव, सुरेश बेदिया और ईशा शामिल हैं। बगड़ई अंचल की 8.46 एकड़ जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हेमंत सोरेन की ओर से दाखिल डिस्चार्ज याचिका पर शनिवार को पीएमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां ईडी की तरफ से अधिवक्ता ने ऑनलाइन बहस की, लेकिन ये पूरी नहीं हो सकी। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 अप्रैल की तारीख तय की है। याचिकाकर्ता ने खुद को निर्दोष बताते हुए 5 दिसंबर को डिस्चार्ज याचिका दाखिल की थी। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने हेमंत सोरेन समेत 18 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है, जिस पर अदालत ने संज्ञान लेते हुए सभी आरोपियों को पुलिस पेपर सौंप दिए हैं। अब
अगली न्यायिक प्रक्रिया के तहत आरोप तय किए जाएंगे। वहीं इस मामले में राजस्व निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद और अफसर अली पहले से ही जेल में बंद हैं। राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज RIMS में बड़ी लापरवाही सामने आई है। प्रसव के लिए आई महिला का बिना HIV जांच के ऑपरेशन कर दिया गया, जबकि वह पिछले 3 साल से संक्रमित थी। बाद में हिस्ट्री लेने पर इसका खुलासा हुआ। ऑपरेशन के दौरान 2 जूनियर डॉक्टर संक्रमित सुई के संपर्क में आ गयी, जिससे उनमें संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। घटना के बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया है और दोनों डॉक्टरों की जाँच कराई जा रही है। धनबाद के मुनिडीह क्षेत्र में शनिवार की आधी रात गैस कट्टर का सिलेंडर फटने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। इस दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के समय मौके पर 8 से 10 लोग मौजूद थे। अचानक हुए धमाके के बाद गैस तेजी से पूरे इलाके में फैलने लगी, जिससे वहां मौजूद लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। इस दौरान 4 लोग गंभीर रूप से प्रभावित हुए। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी स्थिति को देखते हुए तत्काल इलाज शुरू किया गया। घायलों को शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। यहाँ डॉक्टरों ने इलाज के दौरान संजय यादव और मो अजहरुद्दीन को मृत घोषित कर दिया। वहीं मो अब्राहिम और मो इनामुद्दीन का इलाज अभी जारी है। धनबाद के पुटकी थाना क्षेत्र स्थित मुनिडीह OP अंतर्गत कैप्टिव पावर प्लांट में हुए क्लोरीन गैस रिसाव हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है, जहां अब मरने वालों की संख्या बढ़कर 4 हो गई है और स्थानीय प्रशासन मामले की गंभीरता से जांच कर रहा है। सोमवार को 35 वर्षीय वसीम अंसारी का शव प्लांट की बाउंड्री से लगभग 20 मीटर दूर पूर्वी छोर के जंगल से बरामद किया गया, जो केंदुआड़ी राजपूत बस्ती का निवासी था और घटना के बाद से लापता बताया जा रहा था। प्रारंभिक जाँच और स्थानीय लोगों के अनुसार ये पूरा हादसा शनिवार रात उस समय हुआ जब करीब 15 युवक बंद पड़े प्लांट परिसर में लोहा चोरी करने के इरादे से अवैध रूप से अंदर घुस गए थे। बताया जा रहा है कि चोरी के दौरान युवकों ने क्लोरीन गैस से भरी एक लोहे की टंकी को गैस कटर से काटना शुरू कर दिया, जिससे अचानक तेज गति से जहरीली गैस का रिसाव होने लगा और मौके पर भगदड़ मच गई। गैस रिसाव इतना तीव्र और खतरनाक था कि वहां मौजूद लोग संभल भी नहीं पाए और कई लोग मौके पर ही बेहोश होकर गिर पड़े, जिसके कारण 3 युवकों की उसी रात मौत हो गई थी। मृतकों में संजय यादव, आनंद ताम्रकार उर्फ भोंदा और अजहरुद्दीन शामिल थे, जिनके शव घटना की रात ही अलग अलग स्थानों से बरामद कर लिए गए थे, जिससे इलाके में भय और दहशत का माहौल बन गया। इसके अलावा CCP से लगभग 500 मीटर दूर कपाल घाट स्थित पंप हाउस पर ड्यूटी कर रहे CISF के जवान दर्शन सिंह, विपिन कुमार, ज्ञान सिंह, BCCL कर्मी पूना बाउरी और आउटसोर्स कर्मचारी दुनिया लाल सिंह भी गैस की चपेट में आकर बेहोश हो गए। दुमका से इस समय एक बड़ी राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई है, जहां झारखंड के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश में शासन व्यवस्था पूरी तरह से पटरी से उतर चुकी है। अपने बयान में मरांडी ने कहा कि झारखंड में सरकार कोई ठोस नीति के तहत काम नहीं कर रही है, बल्कि यह पूरा सिस्टम एक प्रयोग की तरह चल रहा है, जिससे आम जनता के बीच असमंजस और नाराजगी दोनों लगातार बढ़ती जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य के महत्वपूर्ण फैसले बिना किसी स्पष्ट दिशा और दीर्घकालिक योजना के लिए जा रहे हैं, जिसका सीधा असर आम लोगों के जीवन पर पड़ रहा है और विकास की गति पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव साफ दिखाई दे रहा है। मरांडी ने सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रशासनिक स्तर पर भारी अव्यवस्था देखने को मिल रही है। कई योजनाएं सिर्फ कागजों तक सीमित हैं और उनका लाभ जमीन पर आम जनता तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रहा है।